नमस्ते इंडिया। तो गाइस आज अपन करने वाले हैं आपका टॉपिक जिसका नाम है अमालगमेशन। ये जो अमालगमेशन का टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। तो चाहे आप आईपीसीसी यानी ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट हो, चाहे आप न्यू सिलेबस के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए काफी काफी ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमालगमेशन। बट उससे पहले आपको बता दूं कि ये अपने आप में एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है जिसका नंबर है AS14। क्या नंबर है? AS14। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आपका काउंटिंग स्टैंडर्ड 14 और जिसका नाम है अमालगमेशन। इसमें एक्चुअल में तीन चीजें आपके सामने आती है। अमालगमेशन में तीन चीजें आपके सामने आएगी, पर तीनों के लिए वर्ड एक ही यूज करते हैं जिसका नाम है अमालगमेशन। ठीक है, और तीन चीजें कौन कौन सी है पहले वो देख लेते हैं। द फर्स्ट थिंग इज योर अमालगमेशन ही। सेकंड इज योर एब्जॉर्प्शन। And the last one is your external reconstruction। ठीक है गाइस, तो आपकी तीन चीजें आ गई है, अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। अमालगमेशन का मतलब पहले समझते हैं। इसका मतलब बेटा होता है जब मैं और तुम हम हो जाते। क्या होता है मतलब? जब मैं और तुम क्या हो जाएंगे बेटा? हम हो जाएंगे तो अमालगमेशन बन जाएगा। सो आपको समझना है, एक है मैं, मान लो ए, एक हो तुम, नाम है बी, और दोनों मिलके बन गए हम यानी कि ए बी। बोलो क्या ये आपको समझ में आया? तो जब मैं और तुम क्या बन गए? हम बन गए, तब बन गया अमालगमेशन। बोलो जी, क्या ये आपको समझ में आया? तो इसका एग्जांपल बताओ सर, रियल लाइफ एग्जांपल बताओ। आपको पता है कंपनी थी मारुति लिमिटेड और दूसरी कंपनी थी सुजुकी लिमिटेड। तो दे मर्ज एंड दे बिकम मारुति सुजुकी लिमिटेड, राइट? इसी तरह कंपनी थी वोडाफोन और दूसरी कंपनी थी आइडिया, एंड नाउ दे बिकम VI यानी वोडाफोन आइडिया। बोलिए क्या ये आपको समझ में आया? दैट इज कॉल्ड अमालगमेशन। इसमें क्या होता है, पुरानी जो कंपनी है ना, ओल्ड कंपनी बेटा, ये हट जाती है। तो ए लिमिटेड यहाँ पे ओल्ड है, बी भी कौन सी है? ओल्ड है। एंड नाउ द न्यू कंपनी ए बी लिमिटेड वो सीन में आएगी। बोलिए क्या ये आपको समझ में आया? तो अगर पुरानी कंपनी जो है क्या वो एग्जिस्टेंस में रहेगी? आंसर इज नो। तो उसके ऊपर डिसोल्यूशन वाला सीन एप्लीकेबल हो जाएगा जो अपन ने पार्टनरशिप में भी देखा था, राइट? तो डिसोल्यूशन हो रहा है इसका, किसका? ए लिमिटेड का। इससे बी का भी क्या हो रहा है? डिसोल्यूशन हो रहा है। बट ए बी जो है वो एक नई कंपनी बन रही है, यानी एक्वायरिंग कंपनी बन रही है, यानी परचेजिंग कंपनी है आपकी। तो दैट बिकम परचेजिंग कंपनी। बोलिए क्या ये आपको समझ में आया? तो अपने माइंड में बस यही रखना है कि ए और बी दोनों सेल हो रही है, डिसोल्यूशन हो रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट वैसे होगा। बट जो नई कंपनी है बी लिमिटेड, वो परचेजिंग कंपनी है। तो इसका क्या सीन है? इसका परचेज करने वाला सीन है, यानी एक्विजिशन वाला सीन है। तो ये आप माइंड में रखिएगा। डन? ये मैंने बता दिया एग्जांपल, रियल लाइफ के वोडाफोन आइडिया है आपका, मारुति सुजुकी है। ठीक है, इसी तरह से ये कंपनियां होती है। अब बात करें एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि एक कंपनी होती है ए लिमिटेड और दूसरी होती है बी लिमिटेड। नाउ द ए लिमिटेड इज एक्वायरिंग द बी लिमिटेड। तो अब बेटा बी का अस्तित्व खत्म, मतलब बी एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगी। अब जो बची है वो पहले भी थी, आज भी है, यानी कि न्यू कंपनी कौन सी होगी? ए ही होगी जो पहले भी थी। बोलो क्या ये आपको समझ में आया? तो यहाँ पे जो नई कंपनी है कौन सी रहेगी? ए ही रहेगी। इसका सर एग्जांपल बता दो रियल लाइफ वाला। तो काफी एग्जांपल है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं अभी। पीएनबी वाला, पंजाब नेशनल बैंक, राइट? इसने किसको एक्वायर किया था? ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। बताओ अब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है ही नहीं, अब कौन सी है? अब पीएनबी है। तो उसके अंदर मर्ज हो गई, मर्ज होगी मतलब एब्जॉर्ब हो गई। बोले क्या ये तुमको समझ में आया? इस तरह से बहुत सारी कंपनियां होती है जो एक दूसरे को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। मतलब पुरानी कंपनी खत्म, अब नई कंपनी शुरू। इसी तरह एसबीआई थी, नई कंपनी इन द सेंस उसकी ऑलरेडी कंपनी थी, एसबीआई पहले भी थी, बट अभी एसबीबीजे भी थी पहले, बट एसबीबीजे को मर्ज कर दिया एसबीआई में। तो आज की डेट में आपको एसबीबीजे कहीं पे भी वर्ड दिखा हुआ नहीं मिलेगा। बताओ क्या आपने अभी कहीं पे एसबीबीजे सुना है? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर? नहीं सर, क्योंकि अब वो किसके अंदर मर्ज हो चुकी है? एसबीआई के अंदर। तो अभी अपने को सिर्फ एसबीआई दिखती है, ना कि एसबीबीजे। ठीक है, डन। ये आपका होता है एब्जॉर्प्शन।
इसके बाद लास्ट बचा है आपका एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है बेटा पता है कि आपकी कंपनी है, मान लो ए लिमिटेड। ये जो कंपनी है इसमें कुछ अच्छी चीजें होती है, कुछ बुरी चीजें होती है। तो सपोज करो ये लॉस मेकिंग कंपनी है। अब लॉस मेकिंग तो बेटा थोड़ा नाम तो खराब है ही है। तो वो चाहता है कि मैं अपना न्यू स्टार्ट करूं। जो तुम्हारी कंपनी लॉस मेकिंग, अब वो क्या चाहती है कि मैं न्यू स्टार्ट करूं, मैं अपना नाम फिर से सही करना चाहती हूँ। तो वो क्या करती है, ये सेम कंपनी एक नया नाम लिखती है खुद का, ए लिमिटेड। क्या लिखती है, ए लिमिटेड। और उसमें से क्या करती है, जो जो असेट अच्छी वाली असेट है वो ले लेती है, जो जो लायबिलिटी जो रियल वाली है वो ले लेती है, और कुछ चीजों को नहीं लेती है। अब दैट बिकम ए लिमिटेड। तो अब ये कंपनी में भी छोटी होगी बट अच्छी वाली होगी, दैट इज कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन। मैंने आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बताया था कि घर को अंदर से ठीक किया जाता है, बट वहीं पे अगर घर को तोड़ के वापस नया घर बनाया जाए तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। वहां पे बताया था। बस सेम चीज ये है कि ए लिमिटेड बिकम ए लिमिटेड, हालांकि वही लोग है, वही सब चीजें, सब वही है, बट नाम अभी चेंज हो गया ए लिमिटेड, और बैलेंस शीट जो है वो रिकंस्ट्रक्ट हो गई है। पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 क्या बोलता है कि ए लिमिटेड तो बंद हो रही है ना, अरे ए लिमिटेड तो बंद हो रही है ना, यस सर। तो नाउ द न्यू कंपनी ए लिमिटेड, उसकी बुक्स में आपको लाइक अ परचेसिंग कंपनी एंट्री पास करनी पड़ेगी, और ए लिमिटेड के लिए सेलिंग कंपनी की बुक्स की तरह एंट्री पास करनी पड़ेगी। बोलो क्या ये आपको समझ में आया? तो ये था तुम्हारा अमालगमेशन। तो सर तीन चीज अलग अलग है बट नाम एक क्यों है? अब बेटा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 बोलता है कि तीनों में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर है, पूरा सिमिलर है। तो अगर तुम्हारा ट्रीटमेंट सिमिलर है तो मैं तीन नाम क्यों बोलूं, आप एक ही नाम बोलिए, अमालगमेशन। बोलिए क्या ये आपको समझ में आया? यस। तो जब मैं अमालगमेशन बोल रहा हूं तो उसमें अमालगमेशन भी हो रहा है, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन भी हो रहा है। एग्जाम में तीनों में से कुछ भी सम आपको मिल सकता है, पर ट्रीटमेंट तीनों में सेम है, अकाउंटिंग का बेस सेम है, इसके लिए आप कुछ भी बोलो, क्या फर्क पड़ता है, राइट? नाउ दैट इज योर अमालगमेशन। अब अपने पास दो कंपनियां, एक है परचेसिंग और दूसरी है सेलिंग। बट वहां जाने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, और उसका नाम है परचेज कंसिडरेशन। क्या नाम है उसका? परचेज कंसिडरेशन, पीसी। ये सर पीसी क्या होता है? पीसी क्या है? पीसी मतलब देखो, जब भी आप किसी चीज को खरीदते हो ना तो सामने वाले को पेमेंट करना पड़ता है। अब वो पेमेंट आप किस वे में कर रहे हो या कितना पेमेंट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड पीसी। समझ में आया? परचेज किया और उसके बदले में क्या कंसिडरेशन दिया, दैट इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन, राइट? तो हम बात करें पीसी की। तुम बताओ, तुम किसी चीज को खरीदने गए हो तो कैसे कैसे खरीद सकते हो? तो सर सिंपल है, पहला होता है लमसम मेथड। उसमें क्या होता है सर, सिंपल है, आप किसी कंपनी को खरीदने जाओगे, मतलब आप आगे हर्षद मेहता टेन, और बाद में बोलते हो ओए तेरी कंपनी की वैल्यू कितनी कितनी, 500 करोड़, ये ले चेक 500 का, खत्म। दैट इज कॉल्ड लमसम पेमेंट मेथड। क्या बोलते हैं उसे? लमसम पेमेंट मेथड। समझ में आया? सीधा आपने एक पेमेंट अमाउंट फिक्स किया, सामने वाले मुंह पे मारा, वो खत्म। दैट इज कॉल्ड लमसम पेमेंट मेथड। ये तो पीसी कितना हुआ, 500 करोड़, जितना पेमेंट आप कर रहे हो वो वाला 500 करोड़ हो गया, यस सर। दूसरा होता है नेट पेमेंट मेथड। एक्चुअल में लम सम और नेट पेमेंट एकदम सिमिलर ही है, बस लम सम में सीधा अमाउंट पता चलता है, और नेट पेमेंट में मे बी थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। नेट पेमेंट में क्या होता है, सामने वाले को अपन क्या बोलते हैं कि तेरा इक्विटी शेयर के बदले में इतना इक्विटी शेयर देगा मेरा, और तेरे प्रेफरेंस शेयर के बदले में अपना इतना प्रेफरेंस शेयर देगा। तो इसमें पता चलता है ना अपने को कितना पेमेंट हो रहा है, अपना वैल्यू कितना, उसका वैल्यू कितना है, पता चल रहा है। तो इसमें अपन निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है? जैसे मान लो तुम्हारे पास 1 लाख शेयर होल्डर है, 1 लाख शेयर होल्डर है तुम्हारे पास, और हमने बोल दिया कि हम तुमको बदले में हमारा 20 रुपए का शेयर देंगे, सबको एक एक मिलेगा। तो 1 लाख लोगों को 20 रुपए का शेयर देना, मतलब 20 लाख का पेमेंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नेट पेमेंट मेथड। ठीक है? तो चाहे इक्विटी शेयर दिए या प्रेफरेंस शेयर दिए, हम किसकी बात करेंगे? नेट पेमेंट की। अब ये बात ध्यान से सुनना कि जब भी हम पीसी की बात करेंगे तो हमेशा पीसी शेयर होल्डर को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? शेयर होल्डर को। तो याद रखना, पीसी जो होता है वो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, ना कि किसी और को। तो जब भी मैं पीसी की बात करूंगा तो आपको ध्यान में रखना है एक ही चीज, शेयर होल्डर, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, उनको जो मिलेगा वो पीसी का पार्ट होगा। अगर आप डिबेंचर को कोई पेमेंट कर रहे हो, नहीं बेटा नहीं, डिबेंचर वाला को पेमेंट किया हुआ पीसी का पार्ट नहीं माना जाता। चाहे क्रेडिटर को दे रहे हो या किसी और को दे रहे हो, वो पीसी का पार्ट कभी नहीं माना जाएगा। नाउ
एक लास्ट मेथड, अगर सर ये भी नहीं हुआ ये भी नहीं हुआ तो मैंने बोला आप यूज करोगे नेट असेट मेथड। कौन सी यूज करोगे? नेट असेट मेथड। अब बेटा ये नेट असेट क्या है? तो इसमें क्या होता है, जब सामने वाली कंपनी लेती है ना तो वो ऐसे बोलती है कि तुम्हारी ये असेट मैं इतने में ले रही हूँ, ये लायबिलिटीज में इतने में ले रही हूँ, ये असेट इतने में ले रही हूँ, तो उसमें अपने को पीसी निकालना पड़ेगा। जब पता नहीं चल रहा कितना एक्चुअल में ले रहा है तो हम पीसी निकालेंगे। और वो कैसे निकालेंगे? हम बोलेंगे ये बताओ कौन कौन सी असेट सामने वाला ले रहा है, असेट्स टेकन ओवर, और कितने में ले रहा है, जिस वैल्यू में ले रहा है वो वाला। तो हमने बोला असेट कितनी कितनी ले रहा है, उसमें से माइनस करना कौन कौन सी लायबिलिटी ले रहे हैं वो और कितने में ले रहे हैं, तो लायबिलिटी टेकन ओवर वो माइनस कर लो। अब जो बचा उसी को बोलते हैं नेट असेट। तो इतना पेमेंट एक्चुअल में अपने को उसको करने का है, या वो अपने को इतना पेमेंट करेगा, दैट इज कॉल्ड नेट असेट। क्या बोलते हैं इसे? नेट असेट बोलते हैं। बोलो गाइस, क्या यहां तक आपको समझ में आया? इजी था यहां तक पीसी निकालने का वे। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर अगर डिबेंचर होल्डर को मैं शेयर देता हूं, क्या पीसी का पार्ट मानेंगे? आंसर इज नो। पर इक्विटी शेयर होल्डर को मैं डिबेंचर देता हूं तो क्या पीसी का पार्ट मानेंगे? यस। सर क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आया, सब सेम सेम लगा। डोंट वरी गाइस, डोंट वरी। ये देख, ये तेरा इक्विटी शेयर होल्डर है। कौन है ये? इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। ये तेरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, और ये तेरा डिबेंचर होल्डर है। अब तुम को इनको पेमेंट करने का है, तो न्यू कंपनी इनको पेमेंट करेगी। अब जो भी इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, ठीक है, जो भी मिलेगा, मे बी इन शेयर्स, चाहे इक्विटी शेयर्स मिलो, चाहे प्रेफरेंस शेयर मिलो, चाहे डिबेंचर मिलो, चाहे असेट मिलो, कुछ भी तुम दोगे इन लोगों को, वो तुम्हारा पार्ट माना जाएगा पीसी का। बट अगर तुम इन डिबेंचर होल्डर को कुछ भी देते हो, चाहे शेयर देते हो, चाहे कैश देते हो, कुछ भी देते हो, ये पीसी का पार्ट नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं बोला, कहीं नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूं कि वो पीसी का पार्ट नहीं माना जाएगा। तो पीसी का पार्ट क्या माना जाएगा बेटा? जो इक्विटी शेयर होल्डर और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सेटलमेंट में जो दिया, दैट इज द पार्ट ऑफ द पीसी, मे बी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, मे बी इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर, मे बी इन द फॉर्म ऑफ एनी अदर असेट, राइट। बट अगर आप डिबेंचर होल्डर को कुछ पेमेंट करते हो, चाहे आप शेयर्स दे दो डिबेंचर होल्डर को, तो भी वो पीसी का पार्ट नहीं माना जाएगा। तो अगर मैं पीसी की पेमेंट की बात करूं तो आपको ध्यान रखना है, पीसी मतलब सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को जो मिलेगा और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, चाहे किसी भी वे में मिले, वो यहां पे आ जाएगा, राइट। तो ये कंफ्यूजन मत होना, ठीक है, डन। और ये चीज मैंने पीसी के लिए बोली है। तो गाइस आई होप यहां तक तुमको समझ में आ गया होगा। बताइए मुझे, साथ में अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर परचेज करने गाइस, तो नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, अभी जाइए और परचेज कीजिए।